Hello friends, let's start with the chapter number 1 of class 7th, History, Social Science, When, Where and How. First of all, let's do the new words to remember. क्या है medieval? The period between AD 700 to AD 750, 1750 in the Indian history. That is a period between the ancient and the modern periods. कि जो ancient period था और modern period है उसके बीच का period था ये वाला. ठीक है. एंशंट में आपने 6 क्लास में पढ़ा है, मॉडर्न आप 8th क्लास में पढ़ोगे, अभी हम 7th में, तो इसलिए हम मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं. कब से है? AD 700 टू AD 750, 1750 सॉरी. फिर है न्यूमिस्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स इटेड बाय द रूलर्स. जो रूलर्स ने कॉइन्स लिए होते हैं उसकी स्टडी होती है, उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. मैथमेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स. ठीक है. क्रॉनिकल्स, रिटन अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर विच दे अकर्ड. मतलब क्रॉनिकोलॉजी, जैसे हम स्टोरी लिखते हैं तो हम कहते हैं ना क्रॉनिकोलॉजी मेंटेन करके रखनी है. तो मतलब इस रिटन अकाउंट है कि इस साल में मतलब 700 है तो 702 में ये हुआ. ठीक है. 1706 में ये हुआ. ऐसे ऐसे करके सारे क्रॉनिकल. ये नहीं कि पहले हमने कुछ और चीज़ का बता दिया फिर पिछले साल का बताया, ऐसे नहीं है. तो फिर है जाति, कास्ट और सबकास्ट. जाति या तो कास्ट होती है या सबकास्ट होती है. मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन बुक. मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई बुक. रूरल ऑटोबायोग्राफी मतलब अकाउंट ऑफ रूलर्स अचीवमेंट रिटन बाय द रूलर. अगर रूलर होता है वो खुद अपनी बुक लिखता है तो उससे कहते हैं रॉयल ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. बायोग्राफर कौन होता है? इसमें बायोग्राफर दे रखा है. बायोग्राफर क्या होता है? पर्सन हु राइट्स एन अकाउंट इन समवंस लाइफ. जो मतलब हम बायोग्राफी कहते हैं तो उससे बना है बायोग्राफर. जो मतलब किसी और की ज़िंदगी के ऊपर लिखता है उसे हम बायोग्राफर कहते हैं. नाउ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था उसमें एक बहुत लार्ज एरिया था. उसमें इंडिया था, आपका पाकिस्तान था, नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था एंड म्यांमार था. जैसे कि ये आपका ओह लाइक दिस इज इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान है. चाइना को छोड़कर जो भी छोटे छोटे देश थे, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, ये सारी चीज़ें आपकी थी किस में? बांग्लादेश वगैरह सब कुछ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है. इन एशियन पीरियड इट वॉज नोन एज भारतवर्षा. एशियन पीरियड में इसको भारतवर्षा कहते थे. एंड अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण, द कंट्री लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ समुद्र, जैसे समुद्र नॉर्थ में समुद्र के, एंड साउथ ऑफ हिमाद्री और हिमालयाज इज नोन एज भारतवर्ष कहते हैं. बिकॉज यहाँ पर आपके डिसेंडेंट्स रहते थे किंग भरत के. यहाँ पे डिसेंडेंट्स थे, मतलब जो आपके उनके पूर्वज थे वो यहाँ पर रहते थे किंग भरत के. इंडिया इज़ नोन एज आर्यवर्त. आर्यवर्त भी कहते थे इंडिया को, पर ये जो था ना, बट दिस नेम रेफर्स टू दी नॉर्थ इंडिया ओनली. नॉर्थ इंडिया को ही कहते थे, लाइंग बिटवीन द हिमालयाज एंड दी वेस्टर्न विंध्यास. ठीक है, इस एरिया को कहते थे. द ग्रीक रेफर्ड इंडिया टू एज इंडोस. ग्रीक इंडिया को इंडोस कहते थे. एंड इन 13th century मिनहाज ई सिराज इन अ कॉनिकल mentioned that the conquest of Hindustan by Muhammad Ghori. He used the word Hindustan to mean only the area where the whole Punjab, Haryana, Delhi and the part of the modern Uttar Pradesh and Bihar. मिनहाज सिराज ने क्रॉनिकल में थी तो वो उसमें लिखा था कि हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था, कि हिंदुस्तान को मोहम्मद गौरी ने वो कॉन्क्वायर कर लिया. तो उसमें हिंदुस्तान का मतलब आपको क्या था? उसमें हिंदुस्तान का मतलब आपका होल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, सॉरी मॉडर्न यूपी, जो अभी इस टाइम पे आपका मॉडर्न यूपी है, बिहार एंड आपका दिल्ली वाला रीजन. ये था हिंदुस्तान का मिनाज सिराज के मतलब से. ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा आपका. एंड मैं आपको बता दूँ ये NCERT बुक नहीं है, ये APC की बुक है. एक सेकेंड, APC की बुक है ये, आर्य पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से है ये. अब आपका क्या है, अब बताया है बाबर द फर्स्ट. जो बाबर था फर्स्ट मुगल एम्पर, जो उनका रूलिंग टाइम में बताया गया यहाँ पे 1526 से 1530 तक. ठीक है. हिंदुस्तान उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया था हिंदुस्तान को.
and Gismi, in his autobiography Babarnama, he recorded his observation of events, people, flora, and most of the Indian subcontinent. अब आर्टिकल 1 है. आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेम द टेरिटरीज इन द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एज इंडिया, दैट इज़ भारत. आर्टिकल 1 में जो है वो नाम रखे गए हैं किसके, हमारे जो स्टेट्स वगैरह के, इंडिया का था भारत. ठीक है. अब लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज. ये पेज आई होप आप सबको समझ आ गया अगर हमसे, तो पेज नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया. इसके ऊपर एक फ़ोटो है, वो आप देख सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. एक सेकेंड. अभी यहाँ पे है, does the same term mean different at different periods of time? Let us take an example. More term foreigner. अब foreigner क्या है कि मतलब हम सोचते हैं foreigner, अब कहते हैं कि कोई दूसरे देश से आया हो, कोई मतलब तीर्थ यहाँ पे आया हो घूमने फिरने, वो दूसरे कंट्री का हो, हमारे इंडिया का नहीं, दूसरी कंट्री का, वो फॉरेनर है. बट टुडे द वर्ड, अब क्या लिखा था, टुडे द वर्ड फॉरेनर मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ कंट्री विच इज़ नॉट हिज ओन. ठीक है. बट इन मेडिवल पीरियड अ फॉरनर और अ परदेसी जिसे हम कहते थे, वॉज अ पर्सन हु कम इन टू अ विलेज और विलेज कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड. इन द अदर वर्ड्स फॉरन वॉज समवन अनफैमिलियर टू एनी पर्टिकुलर एरिया. क्या है कि अभी के फॉरनर हमारे लिए कि वो हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं करता है, नॉट बिलोंग टू आर कम्युनिटी. बट उस टाइम पे मेडिवल पीरियड में परदेसी या फॉरनर को हम क्या कहते थे, जो विलेज या टाउन में भी नया आया हो, जो अनफैमिलियर हो किसी से. ठीक है. जिसको कोई जानता ना हो, वो फॉरनर होता था. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है, द मेडिवल पीरियड, द टाइम फ्रेम. द मेडिवल पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द एशियंट एंड द मॉडर्न पीरियड. जैसे कि हमने उस टाइम पे देखा, द 8th सेंचुरी सो मैनी चेंजेस इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ. अब जो 8th सेंचुरी थी, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल एंड कल्चरली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हुए. ठीक है. एक सेकेंड, सॉरी. ओके. क्या हुए, कल्चर ऑफ द पीपल, ऑल्सो पीपल के कल्चर्स में बहुत चेंजेस हुए. देर वर ऑल्सो चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द थिंकिंग, द बिहेवियर. दस अस टेक द एग्जाम्पल, दस वी टेक 18th century as one of the belonging to the medieval period. Changes did not take place suddenly at any particular time. Some changes appeared earlier at some places and some quite later. कहीं पे जल्दी चेंजेस हुए, कहीं पे थोड़ा सा लेट चेंजेस हुए. ठीक है. ऐसे चेंजेस होते रहे. Some changes appeared earlier at some place and some quite later, and many changes took place after the downfall of the Mughal Empire and after the East India Company. मुगल एम्पायर जब फॉल हुआ, उस टाइम पे चेंजेस हुए आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी. आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द लीडिंग पावर. जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो जब वो आई, तो उस टाइम पे हुआ. और जब मुगल एम्पायर ख़त्म हो गया, और इसके आने के उस टाइम पे ही चेंजेस ज़्यादा हुए थे. ठीक है. वो जो कि इन द मिडल ऑफ द लेट 18th सेंचुरी थी. तो हमने कहाँ से देखा स्टार्ट हुआ, हमने देखा था, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके इस फ्रेम हो सकते हैं, तो बड़ी ध्यान से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है. ठीक है. 8th सेंचुरी से हमने चेंजेस देखे, एंड इसमें क्या दे रखा है, मिड 18th सेंचुरी. तो इस टाइम में जो मेडिवल पीरियड में चेंजेस, इस पीरियड में मेडिवल पीरियड था आपका, चेंजेस इस टाइम पे थे. ठीक है. द मेडिवल पीरियड लास्टेड फॉर 1000 years, 8th to the 18th century, between AD 700 to the 750. Some features of the medieval period. medieval period के features क्या दे रखे हैं, आपको देख लीजिए. The medieval period is divided into early medieval period and the later medieval period. The early medieval period lasted from 8th to the middle 13th century. अब इसमें भी दो चीज़ें हैं. तो एक क्या है, 8th सेंचुरी से लेकर मिडल 13th सेंचुरी, यानी 700 से लेकर 1250 तक इसमें चेंजेस हुए हैं. दूसरा क्या हुआ, 12 लेटर इज एक्सटेंडेड टू फ्रॉम द 13th सेंचुरी टू द 18th सेंचुरी. इतना पीरियड. ठीक है. ये वाला पीरियड आपका, ये दो चीज़ें हैं, अर्लियर एंड लेटर. फॉरेन कल्चर एंड
Foreign cultures and Western Central Asian begin to influence India. इसमें foreign cultures आए begin to influence India. Many sources reconstruct history, archaeological, graphic and numismatics and literary were also available. तो यहाँ पे मैंने सोर्सेज आपको सोर्सेज बहुत सारी अवेलेबल थी जिससे हम थोड़े बहुत हमारे पास नॉलेज मिलती रही हमें. द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल रूलर्स केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल इंडिया. दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स थे, एक बात बताऊँ, दिल्ली में मोस्टली सारे रूलर्स बाहर से आए. इंडिया के मोस्टली कोई रूलर नहीं. मुगल एम्पायर देखिए कितने दिनों तक रहा मुगल एम्पायर. फिर बहुत सारी एम्पायर्स हैं जो रही वहाँ पर. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्पायर हैं जो वहाँ पर रहे थे. मेजर हिस्टोरिकल ट्रांस हिस्टोरिकल ट्रांस क्या है? न्यू एंड ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. द इन्वेडर्स लाइक ग्रीक्स जो हु केम टू इंडिया इन द एशियन पीरियड फॉलो इंडियन रिलीजन बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म. They adopted the Indian culture and dresses, but the Turks, Afghans, and Mughals who came to India during medieval period brought their own culture and religion, which is Islam, with them. Islam spread in India. Sikhism, a new religion, was born. Later, Christianity also spread in India. Many changes took place in Hinduism, but it remained the major religious system which in Indian society is based. क्या है? जो बताया गया है, जो ग्रीक्स थे वो यहाँ पर जब आए उन्होंने हमारे ही हिंदुज़म और बुद्धिज़्म अपना लिया. बट जब मुगल्स, अफ़गान्स एंड तुर्क्स आए उन्होंने हमारा रिलीजन हिंदुज़म नहीं अपनाया, बट वो अपने खुद के कल्चर और अपना खुद का जो रिलीजन था, उनका जो इस्लाम था, वो अपने साथ लेकर आए. सिखिज़म भी एक न्यू रिलीजन था. क्रिश्चियनिटी भी बाद में स्प्रेड हुई इंडिया में. बट कुछ भी हुए, हिंदुज़म जो था वो मेन आपका जो था मेजर रिलीजन सिस्टम था, मेजर फॉलोड रिलीजन था इन इंडिया. A composite culture, अब नेक्स्ट पॉइंट है, as a result of constant interaction between new and old religions, a composite culture began to develop in India. It reflects itself in a language, literature and वगैरह वगैरह. It is an still important feature of our heritage. मतलब जब यहाँ पर आए हमारे, जैसे कि इस्लाम है प्लस हिंदुज़म है, मतलब इस टाइम में, तो वो आके उन्होंने एक नया ही कल्चर, मतलब कुछ कंपोजिट कल्चर बना लिया. इस्लाम के भी फीचर, हिंदुज़म के भी फीचर. ऐसे दिन इलाही जो अकबर ने बनाया था उसमें सारे रिलीजन्स के फीचर्स थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे. ये फीचर अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेरिटेज के लिए. अगर देखिए, अगर नहीं होता ऐसा तो हमारे जो आजकल के मोनूमेंट्स बहुत सारे वो नहीं होते. कोई चोरी की है बाहर के रूलर्स ने, इन्वेडर्स ने, वो अलग बात है, बट ये भी स्टिल इम्पॉर्टेंट कल्चर है. स्टेबल पीस. सम ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूलर्स एंड द ग्रेट मुगल्स वर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल पीस टू आल फॉर मैनी सेंचुरीज. देखिए जैसे कि ये मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर था, उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे स्टेबल पीस था इंडिया में. देन सूफीज़म एंड द भक्ति मूवमेंट. Two great religious movements, Sufism and the Bhakti movement, developed during this period. They helped in bringing about good understanding between Hinduism and Islam. Sufism and जो भक्ति मूवमेंट थे, ये बहुत टू रिलीजियस अच्छे मूवमेंट थे. इन्होंने हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में गुड अंडरस्टैंडिंग लेके आए. emphasizes was placed on love, brotherhood and tolerance and unity of God. ये God एक ही है. brotherhood, love and tolerance, ये इनके इसने ये सिखाए हमें, पार्ट इस चीज़ का पढ़ाया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज अब हमारा क्या है? ये वाला पेज है. ये वाला है नहीं, ये वाला है. अब फिफ्थ पॉइंट क्या आता है हमारे पास? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस. अब क्या हुआ? एज अंडर एजेस ऑफ अ सोसाइटी वर डिवाइडेड इंटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट. जातीज़ वगैरह में हमारी थी इन द अर्ली एजेस. मोस्ट ऑफ द जातीज़ हैड देयर ओन रूल्स रिगार्डिंग मैरिज बिहेवियर एंड देयर मेंबर्स. हर जाति के हिसाब से उनके खुद रीति रिवाज होते थे. इन द विलेजेस पंचायत स्टिल सेटल डिस्प्यूट्स एंड कलेक्टेड टैक्सेस. कुछ जातीज़ वगैरह थी, फिर पंचायत थी, वो डिस्प्यूट भी सेटल करती थी एंड टैक्सेस भी कलेक्ट करते थे. देयर वॉज अ जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन. वुमेन की स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ था. पॉलीगैमी जैसे मतलब ऐसे एक्सचेंज ऑफ वगैरह वगैरह होते थे. पर्दा सिस्टम एंड सती वर सम ऑफ द कस्टम्स विच मार्क देयर लो स्टेटस. देयर वर मैनी स्टोरीज अबाउट the fearless Rajput warriors. In Sanskrit, the word Rajan means king and Putra means son. तो इधर राजपूत का मतलब बताया है राजन.
राजन का मतलब बताया है, राजन मतलब किंग, एंड पुत्र मीन्स सन, तो इसका मतलब क्या होगा, किंग का सन. सो द टर्म राजपूत वॉज नॉट इंक्लूडेड नॉट ओनली द रूलर्स बट द मेंबर्स ऑफ द Hindu military caste claiming Kshatriya descent. The Marathas, the Sikhs, and the Jats had also become politically strong during this period. मतलब राजपूत वही नहीं था जो कि आपका रूलर्स हो, बट उसमें सारे क्षत्रिय कास्ट भी आते थे. पोलीगामी आई एम नॉट कंफर्म, बट ये मेरे ख्याल से दुहे व्यापार की तरह होता है कि एक्सचेंज ऑफ दी वुमेन टेक प्लेस. पर्दा सिस्टम एंड ये सत्य वगैरह आपको पता ही है वो क्या होती है. द प्रिंसेस एंड नोबल्स The princes and nobles lived in great luxury. They had fine places and wore costly dresses. वो costly dresses पहनते थे और उनके पास अच्छी अच्छे पैलेसेस होते थे जहाँ वो रहते थे. Many of them kept slaves who were bought and sold as they liked. उनके सबके पास दास होते थे जो वो चाहते थे जब उनके बेच देते थे, जब खरीद लेते थे. But where did the wealth of these rich classes come from? पर ये कहाँ से आती थी? It came from the common people, the peasants, artisans and the traders. ये common people से आती थी. आज भी यही है कि गवर्नमेंट ऊपर बैठे हुए ऑफिशियल्स, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है. तो उसी हिसाब से उधर भी कॉमन पीपल, पीजेंट्स एंड आर्टिशन एंड ट्रेडर्स से वही पैसे देते थे, मतलब टैक्सेस के रूप में. दे हैड द कॉमन पीपल हैड टू पे मनी सेवरल टैक्सेस एंड लोकल टू द लोकल लैंडलॉर्ड्स. डिक्लेयर द पोटैटोज. अब क्या है? द पोटैटोज, चिलीज एंड टी आर द फ्यू अदर क्रॉप्स बिगन टू ग्रो इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. उस टाइम पे पोटैटोज, चिलीज एंड टी ग्रो होना शुरू हुई थी in this period. फिर rise of British power की भी rise होती. Commercial interest drew in the English, the French and the Dutch to India. It ultimately led to the establishment of the British rule over the India in the 18th century. ठीक है, इधर से ही थोड़ा थोड़ा राइज करने गए. जहांगीर ने, मतलब कि जहांगीर आपके जो सलीम थे अकबर के बेटे, उन्होंने ही उन्हें ट्रेड करने का मौका दिया था और उन्होंने ही उनको खुद की आर्मी रखने का मौका दिया था. इससे वो उनकी पावर बढ़ती गई. अगर उस टाइम पे नहीं दिया जाता, ये कोई ऐसा थोड़े बाहर से आके हमारे घर पे राज कर लेगा, ऐसा नहीं होता. तो हम मतलब जो है स्वतंत्र ही रहते हमेशा. ठीक है, शायद क्या पता आगे मतलब किसी ने नहीं दिया होता. तो नाउ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मेडिवल पीरियड. अब हमको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री मिलेंगे. मैनी गुड सोर्सेज आर अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड. द सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन: आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड डोमेस्टिकेटेड एंड लिटरेरी. तीन है. आर्कियोलॉजिकल में है, एपिग्राफिक एंड न्यूमिस्मेटिक्स है, एंड लिटरेरी है. यहाँ पर आपको एक सन टेम्पल दिखाया गया जो कि आपके कॉन्कर्न में है, और ये रेड फोर्ट आपको जो दिल्ली में है. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देख लेते हैं. सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स एक्सकवेटेड are few but protected monuments are many that provide sufficient knowledge regarding this period. This includes the temple at Brideshwara, Kandaria, Mahadeva temple, Lingaraja temple and Sun temple at Konkar, and mosques like Quwat ul Aslam and Zama Masjid, and forts like Red Fort, Agra Fort and Chittor Fort, like tombs like the Humayun's tomb, Akbar's tomb, Sikandra and the Taj Mahal, and like palaces like those of Jodhpur, Jaisalmer and the minars like Qutub Minar, etc. etc. आर्कियोलॉजी का मतलब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये देखते हैं, मिलाते हैं, वो थोड़े हैं. बट जो मोन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. उनसे आप देख सकते हैं, मैंने भी एग्जांपल दिया, टेम्पल्स वगैरह का एग्जांपल दिया, टॉम वगैरह, ठीक है, अलग मीनार्स वगैरह का एग्जांपल दिया गया है. अच्छी तरह अपने आप खुद पढ़ोगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा. Then epigraphical and numismatic evidence. Epigraphic sources pertain to the inscription which are carved on stones and copper plates. जो कॉपर प्लेट्स या स्टोन्स पर कार्व्ड होते थे उनको एपिग्राफिक कहते हैं. द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड मोस्ट इन द मोन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेसेस. मतलब अपने देखेंगे फोर्ट्स की दीवारों पे ऐसे ऐसे कुछ लिखा होता था. ठीक है, कुछ लिखा हुआ है, कार्व्ड करके लिखा गया हुआ है. They provide valuable information about the rulers and their policy, conquest and trade, and a specific time when a particular event occurred, prosperity of the kingdom, and much more. This inscription are more valuable than literary sources because they cannot be tampered. Literary sources से epigraphic इसलिए अच्छा है क्योंकि ख़राब नहीं हो सकती. Literary पेज है वो ख़राब हो जाते हैं, पर जो स्टोन पे काफ किया है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे. कर सकते हैं पर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे. Numismatics is the study of coins, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था. The rulers of this period issued both gold and silver coins. इस पीरियड के लोग मतलब जो रूलर्स होते थे वो बहुत गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स होते थे. दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया. ये पूरे इंडिया में मिलते हैं.
They throw light on important political events and the economic prosperity of the kingdoms and the property of the period they belong to. इससे हमें पता चल जाता है कि मतलब उस टाइप में उस वो किंगडम कितना प्रॉस्पर था, और उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, और क्या पता चल जाता है किस पीरियड से बिलोंग करता था. Some of the manuscripts of this period were decorated with the miniature drawing paintings भी होती थी. These paintings were in the form of illustrations. They throw a light on the element of the art of painting during the medieval period. ठीक है, थोड़ी पेंटिंग्स भी की जाती थी उस टाइम पे. ठीक है, यहाँ पर आप कॉइन्स देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के. जो फिरोज शाह तुगलक के कॉइन्स है वो हैं ये. एंड इस तरफ आपके अकबर के कॉइन हैं. ये गोल्ड कॉइन्स हैं अकबर के, जो अकबर के टाइम के गोल्ड कॉइन्स हैं वो हैं. यहाँ पर आप अकबर की भी फ़ोटो देख सकते हैं, शायद अकबर की ही फ़ोटो है कि नहीं देख लीजिएगा. देन फिर हमारे पास आते हैं लास्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड. जो हमने अर्लियर देखा था 8 to 13 सेंचुरी एडी, मतलब हाफ ऑफ द मिड ऑफ द 13 सेंचुरी था. पेपर वॉज नॉट यूज इन इंडिया. इस टाइम भी यूज़ नहीं होता था. इन दिस पीरियड मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूडिंग पाम लीव्स, बार्क ऑफ बर्च ट्री एंड एनिमल स्किन. इस टाइम पे पेपर अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर आप पत्तों पे किसी चीज़ की खाल पे लिखा जाता था, या पेड़ों की बार्क पे लिखा जाता था. फिर जब लेटर मेडिवल पीरियड आया, पेपर वॉज द चीफ राइटिंग मटीरियल. फिर उस टाइम पे पेपर इन्वेंट हुआ था, और उस टाइम पे पेपर चीफ राइटिंग सिस्टम था. लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड royal autobiographies, official records, chronicles, religious texts, and works of historians and the account of the foreign travelers. The Brahmins and the other continue to study the sacred books in Sanskrit. Most of them literally are available in Arabic and Persian. मतलब क्या होते थे लिटरेरी सोर्सेज में, आपकी जो रॉयल ऑटोबायोग्राफी होती थी, राजा की ऑटोबायोग्राफी होती थी, वो होती हैं उसमें. जो क्रॉनिकल्स होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, और वर्क्स ऑफ हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके वर्क्स होते हैं, और जो ट्रैवलर्स आते जाते थे वो लिख रहे होते हैं वो होते हैं. उस टाइम पे ब्राह्मण्स जो थे वो उस टाइम में क्या होता था, फिर संस्कृत में पढ़ते थे ब्राह्मण, फिर भी लिटरेरी वर्क्स हैं जो पर्शियन एंड अराबिक में अवेलेबल हैं. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज एंड रॉयल ऑटोबायोग्राफीज देख लेते हैं. फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है वो है फुतुहत ही फिरोज शाही. बाबर की जो है वो है तुज़क ए बाबरी. और बाबर ने किस में लिखी है? तुज़क ए बाबरी में. ये तुर्किश में थी. एंड अथॉटिक सोर्स, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं उस टाइम के पीरियड के लिए. फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या है? अम्बेर राजपूत चीफ्स preserve many documents including their correspondence with the Mughal rulers, royal proclamation and the reports regarding their administrative estates. आमेर के जो राजपूत चीफ्स थे उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जिससे उनके कॉरस्पॉन्डेंस विद द मुगल रूलर्स के साथ उनके सारे प्रोक्लेमेशंस थे, रिपोर्ट्स थे. ठीक है, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द एस्टेट्स. आमेर जहाँ की जोधाबाई थी, मतलब आई डोंट नो रियली जोधाबाई थी भी कि नहीं थी, जो इतना पता है उतना है कि जोधाबाई जहाँ की थी और मूल उनके मुगल एम्पर से हुई थी, तो वो सारी शादी हुई थी, तो वो सारे उनके कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह थे. देन फिर क्रॉनिकल्स क्या है? क्रॉनिकल्स मतलब वो जो आप chronologically में लिखते हैं orders when they happen in the order. फिर ज़ियाउद्दीन बरानी was a 14th century chronicle. वो 14th century में आए थे, यानी कि 1300 की लाइन में आए थे. He wrote the chronicle which begins with the accession of Balban area which come under down the early years of फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, फिर अबुल फजल है. अबुल फजल ने एक खबरी लिखी थी, डिटेल अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पर अकबर. अबुल फजल ये 9 12 में था, 9 रत्नों में था. उसने एक खबरी लिखी थी जो कि आपकी अकबर की बायोग्राफी है. ठीक है. Then literally works like Raj Tarangi by Kalhana and the epic Prithviraj Rasa by Chandra Bardai are the great works of historical importance. This throws light on the early medieval period. ठीक है, रास तरंगी किसने लिखी? कल्हाना ने. और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्र बरदाई ने लिखी. Early accounts of foreign travelers. India attracted the attention of many foreign travelers. Marco Polo of the Venice visited India in the 13th century. He was left an interesting account of the southern Pandya kingdom. We also visited Warangal. His works speak highly of the merchants of Gujarat. Ibn Battuta was a native of Morocco, and he visited India during Muhammad bin Tughlaq's reign. Niccolo Conti, an Italian traveler who visited India in AD 4020, highly spoke of the Hindu kingdom of the Vijayanagar Empire. Archives are the places where old manuscripts, documents and the ये वगैरह वगैरह आपकी जो वो स्टोर होती है. क्या है? मार्को पोलो आया. मार्को पोलो वेनाइन से था.
उसने पांड्या किंगडम के बारे में लिखा और वारंगल भी लिखा उसने, और उसके मर्चेंट्स ऑफ गुजरात के बारे में भी लिखा। इब्न बटूटा मोरक्को से आया था, उसने वो मोहम्मद बिन तुगलक के एम्पायर में आया था। एंड निकोलो कॉन्टी इटालियन थे, उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा, और जहाँ पर ये सारी चीज़ स्टोर होती है उन्हें आर्चाइव्स कहते हैं ना। एल्सवेयर भी पढ़ लेते हैं, क्या चला जाता है हमारा अरेबिया। इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद प्रॉफिट मौलवी ने इन्होंने फाइंड आउट करता है इन दी अर्लीस्ट 7th century। His successors are known as Khalifas or Khalifas. Muhammad was succeeded by Abu Bakr in 1632 AD. The Arabs become united under the leadership Abu Bakr, and his successor conquered large parts of the Western Asia, Syria, Jordan, Iraq, Turkey and Persia, as well as यहाँ पे and whole of the North Africa। यहाँ पर मोस्टली आपको इस्लाम धर्म देखने को मिलेगा। They crossed into Spain and then invaded southern Italy, France. The Arabs, however, were defeated in AD 1732. The Islamic civilization was a prominent civilization during the medieval period। ठीक है, इधर से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। Now the Turkish invaders, by the end of the 10th century AD, Turks had risen to power in Central Asia. Muhammad of Ghazni was a Turk who invaded India 17 times। मोहम्मद ऑफ गजनी महमूद ऑफ गजनी 17 बार उसने इन्वेड किया। 80,000 से AD 1255 से 25 सालों में 17 बार। बता, शर्म नहीं आती भाई। His great desire was to lead India and carry as much wealth as possible to Ghazni. And another sultan known as Muhammad Ghori attacked India. His first invasion was directed against Multan in 1175 AD. It were the Turks, not the Arabs, who established Muslim power in India। मुस्लिम पावर इंडिया में तुर्क्स ने बनाई थी, ना कि अरब ने इंडिया में। ठीक है। द मेडिवल यूरोप, the emperor Charlie Magny ruled from 771 AD to 1814 AD. 814 AD, he built up a vast empire which included the countries now known as France, Belgium, and parts of Germany and Italy. The Arabs had already conquered Spain and terrorized southern France. Religious dominated in the life of the people during this period. At the head of the Roman Catholic Church stood the Pope. All other bishops were regarded as the representative of the Pope. The church possessed much land and wealth. In AD 176, the holy city of Jerusalem was conquered by the Turks. The Pope urged the rulers and the people of Europe to rescue the holy city. Thus began two crusades, holy wars in 1996। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको मैंने पढ़ा दिया है एक बारी। ठीक है, समरी पढ़ लेते हैं। द मेडिवल इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम 8 to middle 18th century। देख लिया। ड्यूरिंग मेडिवल इंडिया टर्किश इन्वेडर्स ब्रॉट कल्चर विद देम। सोर्सेज वर क्या क्या था? आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड नुमिस्मेटिक लिटरेरी सोर्सेज। इस्लामिक सिविलाइजेशन वाज एन प्रोमिनेंट वन एंड द टर्किश इन्वेडेड मुस्लिम पावर इन इंडिया। ये 3-4 चीज़ें तो आपको जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे अब रीडिंग हो चुकी है बुक की। अब अगली वीडियो में जो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।